हेलो बच्चों, आज मैं लाया हूँ क्लास 12th फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट के ऑब्जेक्टिव का सेकंड सेट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। तो देखिए, आवेशित किया जाता है तो यहाँ दो बात कि एक तो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज किया गया है और दूसरा नेगेटिव चार्ज से। अगर पॉजिटिव चार्ज से चार्ज किया गया है तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से हुआ होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज से चार्ज किया गया है मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा। तो पॉजिटिव चार्ज में चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। और दूसरा क्या कि नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन दिया गया है मतलब कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान बढ़ेगा। तो यहाँ पर चूंकि यह नहीं कहा गया है कि पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज किया जा रहा है, तो यहाँ का जो आंसर होगा कि बढ़ या घट दोनों सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगर इसी तरह के क्वेश्चन में अगर यह दिया हुआ रहता कि किसी भी चालक को पॉजिटिव चार्ज किया जाता है तो वहाँ पर द्रव्यमान घटेगा, और नेगेटिव चार्ज किया जाता है तो वहाँ पर द्रव्यमान बढ़ेगा। चलिए, अगला ऑब्जेक्टिव है क्या कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युतशीलता का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा आपका, कल भी हम लोग देख चुके थे कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक यानी कि एप्साइलन नोट का। तो एप्साइलन नोट का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा आपका, तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, तो ए नंबर कूलाम स्क्वायर। यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। चलिए, तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए और बी दिए गए हैं। एक पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है प्लस क्यू, और दूसरे पे माइनस क्यू आवेश दिया गया है। तो प्लस क्यू मतलब देने का मतलब कि प्लस क्यू तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा, यानी कि ए से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, यानी ए का द्रव्यमान क्या हुआ होगा कि मास ऑफ ए जो होगा वो डिक्रीज करेगा। और दूसरा पे यानी बी पर नेगेटिव चार्ज दिया गया है मतलब कि इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो मास ऑफ बी जो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो देख ले रहे हैं क्या ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन ए है कि ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, नहीं ये तो गलत है। बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, यस ये आपका सही है। बाकी और भी ऑप्शन देख ले रहा हूँ कि द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो होगा नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, मतलब कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए, अगला ऑब्जेक्टिव में कि धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया और गोले ए के बराबर के द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी का उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया है। यानी ए पर धन आवेश मतलब क्या, धन आवेश देने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, यानी कि ए का मास फिर यहाँ पर घटेगा। और फिर उसके बाद क्या, बी पर उतना ही मात्रा का ऋण आवेश मतलब क्या कि यहाँ इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। तो कह रहा है क्या, तो क्या होगा, तो गोले ए और बी का द्रव्यमान अब भी बराबर होगा, नहीं ये तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ए का द्रव्यमान घट चुका है और बी का द्रव्यमान बढ़ गया है। गोले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, नहीं ये भी नहीं। गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा, नहीं। और ऑप्शन डी क्या है कि गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, यस ये वाला सही है। क्यों, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन दे करके इसको ऋण आवेशित किया गया हुआ है। चलिए, अगला ऑब्जेक्टिव का क्या रहा कि विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी है। द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई और पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा होती है।
तो हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे क्या कि जो किसी भी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है -P.E, -P.E। और यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि P और E के बीच में एक और गुणन होता है, वो होता है सदिश गुणन। वो होता है टॉ के बराबर, बल आघूर्ण के बराबर, टॉर्क के बराबर, यानी P क्रॉस E रहेगा तो ये आपका हो गया टॉर्क, और P.E विद निगेटिव साइन रहेगा तो ये आपका होगा स्थैतिक ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। कूलाम बल है, कूलाम बल किसके बीच लग रहा है? तो मतलब चार्ज के बीच में। तो कौन सा बल है यह? तो देखिए केंद्रीय बल, हाँ केंद्रीय बल तो एक होगा, और दूसरा क्या चार्ज के बीच में लग रहा है तो ये आपका क्या है? विद्युत बल भी है, ठीक है ना। तो यानी कि ये ए और बी दोनों इसका ऑप्शन सही होगा। फिर आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव में कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है, समरूप विद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहले चलिए हम लोग एक 3 डायमेंशनल एक्सिस बना रहे हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अब इसमें क्या है कि एक्स अक्ष की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्स अक्ष की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बना दिया। फिर तो कह रहा है क्या कि समविभव होगा, इक्वी पोटेंशियल। तो याद कीजिए क्या कि इससे पहले वाले में भी हम लोग देख चुके हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये इस टाइप से होता है। तो यहाँ भी देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स अक्ष की दिशा में है, तो इसका जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कौन से एक्सिस पे होगा? तो वाई जेड एक्सिस पर होगा। देखिए ये वाई एक्सिस को कवर किए हुए हैं और जेड एक्सिस को, यानी कि वाई जेड तल पर होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है क्या कि आर दूरी से अलग दो आवेश के बीच अगर बल F लगता है तो यदि आवेशों का मान दोगुना कर दिया जाए, आवेशों का मान दोगुना कर दिया जाए और उसके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन में बल का मान निकाल लेते हैं। तो बल का मान क्या होगा फर्स्ट कंडीशन में? K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि आवेश के मान को दोगुना, यानी कि 2Q1 फिर 2Q2 और फाइनली क्या दूरी को आधी कर दी जाए तो R/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका K इंटू 4Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, और ये जो बाई 4 है, 4 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो देखिए क्या हो जाएगा 4 4 16, 4 चौके 16, बच क्या गया Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये देखिए Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर किसके बराबर है? F के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम इसकी जगह पे F रखते हैं तो क्या मान आएगा 16F, यानी कि यहाँ का जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव पे हम लोग आ रहे हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है कि किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात होगा। यह ऑब्जेक्टिव तो हम लोग पिछले सेट में भी देखे हुए थे। फर्स्ट सेट जो इलेक्ट्रोस्टेट के ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट सेट था, क्या आया हुआ था वहाँ पर 10⁻⁻42, ठीक है। अगर यही रहता कि विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात तो क्या हो जाएगा 10⁻+42, ठीक है ना। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है क्या कि किसी गॉसियन पृष्ठ में -Q +2Q और -Q आवेश है तो पृष्ठ में से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो क्या कह रहा है विद्युतीय फ्लक्स का मान कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित चार्ज का 1/ε0 टाइम्स। तो अब यहाँ देखना है कि गॉसियन पृष्ठ में कितने चार्ज उपस्थित हैं। तो पहला है -2Q,
माइनस क्यू प्लस 2q और माइनस क्यू मिल करके -2q और प्लस q, यानी कितना, गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो उपस्थित चार्ज है उसका परिमाण है 0। तो 0/ε0 मतलब कितना, 0, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए नंबर। अगला ऑब्जेक्टिव कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यानी -q और +q। अब एक पृष्ठ से घेर दिया गया, अगर इस पृष्ठ को हम लोग गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, ये पृष्ठ अगर गॉसियन सरफेस है तो इसके अंदर का चार्ज कितना है, तो -q +q, यानी कि इक्विवेलेंट चार्ज 0। और तो इस हिसाब से फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0/ε0, यानी कि 0। तो इसका मान क्या हो जाएगा आंसर आपका, जी, बी नंबर 0। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर हम लोग देखते हैं कि दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो देखिए क्या कि प्रत्येक फिगर में आकृति तो अलग अलग है, पर आकृति के अंदर का जो आवेश है वो समान परिमाण का है। और हम लोग जानते हैं क्या कि आकृति के आकार पर निर्भर नहीं करता है फ्लक्स, अंदर कितना आवेश है उस पर निर्भर करता है। मतलब क्या कि चूंकि सभी पर आवेश का मान, सभी आकृति के अंदर आवेश का मान समान है, इसीलिए सभी से उत्पन्न विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन डी जो दिया हुआ है कि सारे चित्रों के साथ क्या होगा, बराबर, क्या, विद्युतीय फ्लक्स। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव देखिए। अगला ऑब्जेक्टिव है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, तो P का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो P का फॉर्मूला होता है P का फॉर्मूला Q इंटू 2L। Q का मान क्या, कूलाम, और L के लिए क्या, L के लिए मीटर। तो क्या हो जाएगा आपका कूलाम मीटर। तो कूलाम मीटर कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका ए नंबर में। तो ये हो गया आपका। फिर अगला ऑब्जेक्टिव कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। मतलब हो सकता है कुछ और दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में न हो करके भिन्न दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा। तो देखिए कि इसके लिए कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके लिए जो आपका पथ का फॉर्मूला है वो होता है कि y इज इक्वल टू E बाई 2m e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू v² इंटू x²। चूँकि यह एक फॉर्मूला है पाराबोला का, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन क्या सही होगा, परवलयाकार होगा, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो परवलयाकार होगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है क्या कि एप्सिलॉन नोट की विमाएँ हैं, एप्सिलॉन नोट की विमाएँ हैं। तो देखिए एप्सिलॉन नोट की जो विमा होती है, एप्सिलॉन नोट का विमा, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट, ये होता है m-1 L-3 T4A2। ये तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर m-1 L-3 T4A2। ठीक है।